हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में आज हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग सॉल्व कर चुके थे, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या उसका जो लिंक है मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं विलेयता। विलेयता क्या होती है? तो इसका तात्पर्य है घुलनशील होना। तो विलेयता का अर्थ क्या होता है? घुलनशील होना। तो विलेयता को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो विलेयता को हम लोगों ने कितनी जगह बांट रखा है? 2 जगह बांट रखा है। नंबर 1 क्या है मेरे पास? ठोस की द्रव में विलेयता, मतलब ठोस चीज़ जो है वो किस में घुलती है? द्रव में विलेयता। तो द्रव में हम लोग विलेयता दिखाते हैं। तो इस विलेयता में विलय ठोस व विलायक क्या होता है? द्रव होता है। मतलब इस अवस्था में जो विलय होगा वो ठोस होगा और विलायक होगा वो क्या होगा? द्रव होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरे पास हेडिंग है प्रभावित करने वाले कारक। तो जो विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 क्या है मेरे पास? विलय विलय विलायक की प्रकृति। तो जो विलय और विलायक की जो प्रकृति होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो विलय और विलायक की प्रकृति क्या होती है? तो इसको हम इस विलेयता में ठोस विलय व द्रव विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए। प्रकृति कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, अर्थात समान समान की घोलता। मतलब दोनों चीज़ें जितना विलय हो उतना ही विलायक होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जितना विलयन हो विलय हो उतना ही विलायक होना चाहिए। मतलब समान समान मात्रा में होना चाहिए, तब ये घोलता। जैसे उदाहरण पे हम लोग ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक, मतलब ध्रुवीय विलय हो और ध्रुवीय ही विलायक हो। अध्रुवीय विलय तो अध्रुवीय ही विलायक हो। मतलब जैसा विलय हो वैसा ही विलायक हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 ताप। नंबर 2 क्या है? ताप। तो क्या ठोस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। जो ठोस होता है ना उसकी जो द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पे क्या होती है? बढ़ जाती है। नंबर 3 क्या है मेरे पास? नंबर 3 हम लोग देखते हैं दाब। मतलब दाब का क्या प्रभाव होता है? हम लोग दाब देखते हैं। दाब तो ठोस की द्रव में विलेयता जो है दाब से अप्रभावित रहती है। मतलब दाब लगाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 3 हम लोग देखिए। नंबर 2, अब नंबर 2 हेडिंग मेरे पास है। नंबर 1 में 3 हेडिंग थी, नंबर 2 हम लोग देखते हैं। नंबर 2 क्या है? गैस की द्रव में विलेयता। अभी क्या थी? ठोस की द्रव में विलेयता थी, अब है गैस की द्रव में विलेयता। तो इसमें क्या होगा? देखो, इसमें गैस विलय व द्रव क्या होगा? विलायक होता है। मतलब गैस जो होती है वो विलय होती है और द्रव कैसा होता है? विलायक होता है। जिसमें गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण क्या कहते हैं हम लोग? अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देख लेते हैं। इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो नंबर 1 है विलय विलायक की प्रकृति। तो नंबर 1 है विलय विलायक की प्रकृति। तो क्या होता है? गैस विलय व द्रव विलायक। यहाँ पे क्या है? गैस जो है वो विलय है और द्रव कैसा है? विलायक है। विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे ध्रुवीय ध्रुवीय होना चाहिए, अध्रुवीय अध्रुवीय होना चाहिए। अभी सेम कंडीशन है। ओके ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2, पहले एक नोट पॉइंट है मेरे पास, नोट पॉइंट आपको दिखा देते हैं हम लोग। नोट पॉइंट क्या है? यदि गैस विलय गैस है ना, यदि गैस विलय द्रव विलायक के साथ यौगिक का निर्माण करती है तो गैस की विलेयता बढ़ जाती है। मतलब अगर जो गैस है जल में जैसे ही घुलती है तो एक यौगिक बना देती है, तो क्या होता है? उससे गैस की जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। जैसे मेरे पास रिएक्शन है, हमने अमोनिया है और ये H2 है, मतलब गैस और द्रव इन दोनों का जब हम लोगों ने घोल बनाया तो क्या बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया? NH4OH बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे मेरे पास एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जब मैंने जल में घोला तो क्या बना? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बन गया। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक
अम्ल बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 हेडिंग है मेरे पास ताप। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, देखो ताप बढ़ाने से गैस की द्रव्य विलेयता घटती है। मतलब अगर ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो जो गैस होती है उसकी द्रव्य में जो विलेयता है वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा मुक्त हो जाती है। इससे क्या होता है, जो ऊष्मा होती है वो फ्री हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक प्रश्न है मेरे पास, प्रश्न इस तरीके से पूछ दिया जाता है कभी कभी, ताप बढ़ाने से गैस की द्रव्य में विलेयता घटती है क्यों। मतलब जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव्य में विलेयता जो है वो कम हो जाती है, क्यों होती है, तो क्यों होती है ये, तो ऊष्मा मुक्त होने के कारण, यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के कारण। या तो आप लोग बोलिए ऊष्मा मुक्त होने के कारण, या बोलिए आप ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के कारण, क्योंकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जो ऊष्मा का त्याग करती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 3 है मेरे पास दाब। तो हम लोग दाब देख लेते हैं। दाब क्या है, दाब बढ़ाने से गैस की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है। हेनरी नियम है मेरे पास। हेनरी नियम क्या है, देखिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। हेनरी नियम, स्थिर ताप पर गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब स्थिर अगर ताप है और तब हम गैस पर कोई मात्रा लगाएं तो दाब के कैसी होगी, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम प्रोपोर्शनल पी होगा, एम प्रोपोर्शनल पी। पी यहाँ पे फोर्स है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले रखा है के एच। क्या ले रखा है हम लोगों ने, के एच हमने एक कांस्टेंट ले रखा है। तो एम बराबर क्या होगा, के एच पी। तो यहाँ पे के एच की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी आएगी, के एच बराबर निकलेगी एम अपॉन पी, जहाँ एम क्या है, गैस की मात्रा है, एम जो है वो गैस की मात्रा है, और पी क्या है, लगाया गया दाब है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्थिर ताप पर गैस द्वारा लगाया गया दाब गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जो गैस की मोल भिन्न होती है उसके ये कैसे होता है, समानुपाती होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल x, क्योंकि x मेरी क्या थी, मोल भिन्न थी, तो P प्रोपोर्शनल x होगा। और जब यहाँ से हम P की वैल्यू हटाएंगे, मतलब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, के एच एक्स। यहाँ पे K जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनल साइन हटा तब आया ये, ठीक है। K डैश हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, K डैश। तो आगे हम लोग देखते हैं, K डैश की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या निकले, P अपॉन एक्स निकले। यहाँ पे जो x है वो क्या, गैस की मोल भिन्न है, और P क्या है, लगाया गया दाब है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हेनरी के नियम के उपयोग हम लोग देख लेते हैं। हेनरी के नियम के उपयोग, तो नंबर 1 क्या है, सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस का प्रवेश। जो सोडा वाटर की बोतल होती है उसमें CO2 गैस का प्रवेश कराना। नंबर 2 मेरे पास क्या है, गोताखोर के सिलेंडर में O2 + N2 + He, मतलब कौन कौन सी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और हीलियम गैस का प्रवेश। जो गोताखोर होते हैं वो कौन सी गैस लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन लेके जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। एक नोट पॉइंट है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या, गोताखोर के एक सिलेंडर में, जो गोताखोर का सिलेंडर होता है ना, गोताखोर के एक सिलेंडर में उपस्थित ऑक्सीजन उच्च दाब पर रक्त से क्रिया कर संकुल बना लेती है। मतलब ये क्या करती है, उच्च दाब पर क्या करती है, जो हमारे अंदर ब्लड होता है, ब्लड के साथ ये क्रिया करके क्या बना लेती है, एक संकुल बना लेती है, जिससे व्यक्ति का शरीर में जकड़न उत्पन्न हो जाती है। जिससे व्यक्ति का शरीर होता है उसमें क्या, जकड़न उत्पन्न हो जाती है। अतः सिलेंडर में उपस्थित नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निष्कासित हो जाती है, व हीलियम गैस के कारण व्यक्ति का शरीर हल्का होकर सतह पर आ जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़रा नोट पॉइंट को आप लोग नोट कर लें इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 3 क्या है, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले या पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में कम दाब के कारण ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। तो जो कम दाब के कारण क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। अतः पर्वतारोही व्यक्तियों में एनॉक्सिया का रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग उत्पन्न हो, एनॉक्सिया। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर ले, एनॉक्सिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं हम लोग देख लेते हैं। हेनरी नियम की क्या क्या सीमाएं हैं।
तो हेनरी नियम की सीमाएं, नंबर 1 दाब कम नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दाब जो है वो कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2 क्या, ताप अधिक नहीं होना चाहिए, जो ताप है वो कैसा नहीं होना चाहिए, ताप जो है वो अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अगली हेडिंग हम लोग देख लेते हैं। अगली हेडिंग मेरे पास है अणुसंख्यक गुणधर्म। इसको आप लोग ज़रा इम्पोर्टेंट लगा लें, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अणुसंख्यक जो गुणधर्म हैं, तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, देखो किसी विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ, किसी विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या, मतलब विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर जो निर्भर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। चलिए आगे देखो, नोट पॉइंट है मेरे पास, अणुसंख्यक गुणधर्म विलय की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, मतलब ये विलय की जो मात्रा होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अणुसंख्यक गुणधर्म कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं ये, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मेरे पास बाष्प दाब अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 है हिमांक अवनमन, नंबर 4 है परासरण दाब। तो चलिए हम एक एक को बारी बारी से देख लेते हैं। तो नंबर 1 मेरे पास है बाष्प दाब अवनमन। क्या है नंबर 1 हेडिंग, बाष्प दाब अवनमन है। तो किसी बंद पात्र में बाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, बाष्प दाब कहलाता है। तो बाष्प दाब क्या होगा, जैसे द्रव है, द्रव क्या होगा, द्रव किस में चेंज होगा, बाष्प में चेंज होगा। बाष्प में किस में चेंज हो जाती है, सघन द्वारा, द्वारा से द्रव में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये उत्क्रमणीय अपक्रिया के चिन्ह इसीलिए हम लोगों ने लगा रखा है कि ये अपक्रिया जो है वो रिवर्स हो जाती है, क्योंकि द्रव बाष्प में चेंज होता है और बाष्प जो होती है वो द्रव में चेंज हो जाती है। मतलब द्रव जब बाष्प में चेंज होगा तो बाष्पीकरण होगा, और जब बाष्प जो है द्रव में चेंज हो तो क्या होगा, संघनन होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसी शुद्ध विलायक का बाष्प दाब विलयन से अधिक होता है, क्योंकि विलयन में विलय विलायक अन्योन्य क्रिया के कारण विलायक के कणों की संख्या में कमी हो जाती है। जो विलायक के कण होते हैं उनकी संख्या में क्या रहती है, कमी हो जाती है, जिससे विलयन के बाष्प दाब में भी कमी हो जाती है। जो विलयन का बाष्प दाब होता है उसमें भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। माना शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, माना शुद्ध जो विलायक है उसका बाष्प दाब हमने मान लिया P0, मतलब P0, इसको हम लोग P0 पढ़ते हैं। P0 व विलयन का बाष्प दाब हम लोग मान लिया PS। कितना मान लिया हमने, PS हो तो क्या होगा, देखो बाष्प दाब अवनमन बराबर क्या होगा, डेल्टा P से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो डेल्टा P बराबर होगा P0 माइनस PS होगा। तो बाष्प दाब अवनमन कितना निकलेगा, डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS, अर्थात शुद्ध विलायक के बाष्प दाब व विलयन के बाष्प दाब का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, बाष्प दाब अवनमन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। ये फार्मूला हम लोग आपेक्षिक अवनमन के लिए यूज करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर नंबर 2 आता है राउल का नियम। राउल का नियम या राउल्ट का नियम, जो भी आपके में लिखा हो, राउल्ट का नियम या राउल का नियम। ओके, हमारी जो बुक थी उसमें राउल लिखा हुआ है तो हमने राउल्ट लिख दिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राउल्ट लॉ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राउल्ट लॉ। चलिए हम लोग देखते हैं। किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। जो विलय की मोल भिन्न होती है उसके ये बराबर होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर कितना होगा, XA। तो यहाँ से XA की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या थी, ये दी गई है, XA अपॉन NA प्लस NB। ये किसकी वैल्यू होती है, XA की वैल्यू होती है।
तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे x एक ही जगह पर, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये वैल्यू हो जाएगी। राउल्ट का नियम ये होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आदर्श विलयन का राउल्ट नियम क्या होता है, देखो एन बी ग्रेटर देन होता है किसके, एन ए के। तो ये क्या बोलते, तनु अत्यंत आदर्श। जब विलयन कहता है तनु अत्यंत आदर्श हो, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एन नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर में हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी। मतलब यहाँ पे जो एन है बहुत बड़ी वैल्यू होती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। विलय के अणुभार की गणना, जो विलय होता है उसके अणुभार की गणना हम लोग कैसे करें, अवाष्पशील में। तो अवाष्पशील में हम लोग क्या करें, आदर्श विलयन से। तो आदर्श विलयन क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर होगा एन ए अपॉन एन बी होता है फार्मूला। तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये वैल्यू किसकी थी, पी नॉट माइनस पी एस बराबर था डेल्टा पी। तो हम लोगों ने रख दिया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर एन ए अपॉन एन बी। हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एन ए जब हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, एन ए जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या एन ए अपॉन डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन ए। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। तो हमारे पास ये क्या मिल गया, ये चीज़ हमको मिल गई है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ है इस साइड इंटू हो जाएगी। तो डेल्टा पी बराबर क्या निकला है, डेल्टा पी बराबर निकला पी नॉट इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये वैल्यू डेल्टा वी की पी की निकल आई है। यहाँ से अगर हम डेल्टा डब्ल्यू ए की वैल्यू अगर हम निकालें अणुभार की, तो क्या चीज़ निकल के आएगी, डब्ल्यू ए बराबर पी नॉट अपॉन एम ए अपॉन डेल्टा पी बराबर होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। चलिए अभी हम इसके बारे में आपको सिंबल बताएंगे क्या क्या होते हैं। यदि विलायक जो है, विलायक क्या जल है, तो यदि जो विलायक है वो जल है तो क्या हो, पी नॉट और पी बी बराबर क्या होगा, ये स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्थिर हो जाते हैं। तब क्या फार्मूला, तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल होगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1 अपॉन एम बी। तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास नंबर 1 है कि बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार, कितना है 0.850 बार है, जिसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। कितने ग्राम में, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार, कितना 0.845 बार प्राप्त हुआ। तो इस विलयन के लिए अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अणुभार फाइंड करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे विलायक क्या है मेरे पास, बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 का जो वाष्प दाब है वो कितना दिया गया है, 8.50 बार। तो यहाँ पे अवाष्पशील की जो मात्रा है, अवाष्पशील विलय की मात्रा कितनी दी गई, 0.5 ग्राम दी गई हमको। क्वेश्चन में ये सब गिवन है। और जो विलायक है C6H6 की मात्रा कितनी है, 39 ग्राम। कितनी दी गई, 39 ग्राम। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना है मेरे पास, 845, मतलब 0.845 बार है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये अभी जो चीज़ हमको गिवन है हम लोगों ने वही चीज़ अभी नोट की है। चलिए आगे हम लोग, तो हम यहाँ पे अगर डेल्टा पी निकालें तो डेल्टा पी बराबर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस। तो पी नॉट की वैल्यू ये रही और पी एस की वैल्यू ये रही। तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा, 0.005 बार। चलिए हम लोग अब अणुभार की हमको गणना करनी है। तो डब्ल्यू ए बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, पी नॉट इंटू एम ए अपॉन डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो यहाँ पे हमको पी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, पी नॉट की जो वैल्यू दी गई है वो हमको दी गई है ये, और एम ए की वैल्यू है 0.5 और डेल्टा पी की अभी हम लोग वैल्यू निकाली, कितनी निकाली 0.005 और डब्ल्यू बी कितना दिएगा 78। ये C6H6 की वैल्यू है, ठीक है। और एम बी कितना दिएगा 39। तो हम लोग जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 13 बन जा 13 2 जा हो जाएगा, और इसका हम पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो आपको ऊपर कितने आ जाए 2 जीरो आ जाएंगे।
तो इसकी हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आंसर कितना निकलेगा, WA बराबर निकल के आएगा 170 मोल BP। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है मेरे पास, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प का मान 10 mmHg घट जाता है। mmHg का मतलब यहाँ पे है mmHg जो लिखा है इसका मतलब है मेरे पास मिमी पारा। क्या होता है, मिमी पारा होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा मिमी पारा। तो हम एक बार हमने बता दिया, तो क्या mmHg घट जाता है जबकि विलय में विलय की मोल भिन्न 0.2 कितनी है, 0.2। यदि वाष्प दाब में 20 mmHg की कमी की जाए तो विलायक में मोल भिन्न क्या होगी। तो हमको विलायक में निकालनी है कि मोल भिन्न क्या होगी। तो चलिए जो चीज़ हमको दिया गया हम लोग वो लिख लेते हैं पहले। तो हमको दिया गया वाष्प दाब अवनमन कितना है, डेल्टा P हमको दिया गया 10 mmHg दिया गया। XA मतलब विलय के हमको दिए गए कितने 0.2 मोल दिए गए हमको, और वाष्प दाब अवनमन कितना दिया गया हमको 20 mmHg दिया। हमसे पूछा गया विलायक पूछा गया, मतलब XB पूछा गया, XB की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर XA। अभी हम लोगों ने इसको निकाला तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर XA होता है। तो हम लोगों ने फार्मूला यूज करते हैं, ये वैल्यू किसकी होती है डेल्टा P की, तो डेल्टा P अपॉन P0 बराबर क्या हो जाएगा XA। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी थी 10 अपॉन P0 बराबर 0.2। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो जरा, तो 10 अपॉन में आएगा 0.2 बराबर हो जाएगा P0। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बन जा और ये 5। तो कितना निकला P0 बराबर निकला 50 mmHg। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेल्टा P अपॉन P0 बराबर क्या होता है, डेल्टा P0 अपॉन P0 XA दिया गया हमको। तो डेल्टा P की अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली, तो 0 से 0 कैंसिल लो तो 2 बटे कितना बचा 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना 0.4। तो यहाँ पे XA की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 0.4। हमको निकालनी है किसकी XB की वैल्यू। तो हम लोग XB की वैल्यू देखते हैं, तो विलायक क्या है XB बराबर क्या होगा 1 माइनस XA, 1 माइनस XA। अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया था पार्ट 1 में, आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 2 में सॉरी फ्रेंड। तो XB की क्या हो जाए 1 माइनस कितना होगा, 1 में से हम लोग माइनस करेंगे किसको 0.4 को, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग घटा के देखिए 1 पॉइंट इधर लगाएंगे 0 0, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे फिर यहाँ पे 4। तो हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये 0 ये कितना हो जाएगा 6 बचेगा, तो कितना आ गया 0.6। तो XB की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 0.6। तो विलायक की मोल कितनी निकल आई, मोल भिन्न निकल आई है 0.6। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्वथनांक उन्नयन के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने जो निकाला है वो हमने किसके बारे में निकाला था, उन्नयन के बारे में। तो चलिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया एडिंग। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वथनांक उन्नयन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे अभी हम लोगों ने वाष्प दाब अवनमन पढ़ लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एडिंग पढ़ेंगे क्वथनांक